बंगाल में किस तरीके से बाजी पलटी है, क्या बड़ी बातें हैं, एक बार फिर से आपके सामने मैं रख देता हूं। और इसलिए ये बातें रखना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे नैरेटिव चेंज हो रहे हैं और नैरेटिव चेंज कैसे हो रहा है वो आपको बताते हैं जल्दी से कुछ बातों पर नजर। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता जाहिर सी बात है इस तरीके के नतीजे आए तो दीदी की लोकप्रियता पर भारी पड़ी है। बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड जोरदार तरीके से चल गया है, यह भी एक बड़ी बात है। घुसपैठिए के मुद्दे पर लोगों ने बीजेपी की बात सुन ली है। विपक्ष का एसआईआर से जनता में नाराजगी का दावा जो टीएमसी कर रही थी वो दावा गलत साबित हुआ है। विपक्षी गठबंधन में टूट का फायदा भी बीजेपी को मिला और अमित शाह ने बार बार लोगों को जो सुरक्षा का भरोसा दिया वो भरोसा भी काम कर गया क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, लोग अपने घरों से निकले और वहां पर वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा वो बीजेपी के फेवर में गया। लेकिन जिस सबसे बड़ी बात पर चर्चा हो रही है कि बार बार बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने, बड़े नेताओं ने कहा कि यह सनातन को बचाने की लड़ाई है, चाहे वो हिमंता बिस्वा शर्मा हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह भी यूसीसी की बातचीत करते नजर आए तो एक मैसेज दिया गया है। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़ रहे हैं, संजय शर्मा जी टीएमसी के नेता और प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार, यूसुफ अंसारी वरिष्ठ पत्रकार और अमित जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी, आप नीचे कहां देख रहे हैं? कहीं 27 का कैलेंडर तो नहीं, क्योंकि एकजुट हिंदू ने एक और राज्य बीजेपी को जिता दिया। ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है ना आप लोगों के द्वारा, कि हिंदू, ये देश हिंदू, ये बोल के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है, इसको नफरत में क्यों बांटते हो भाई? सब हिंदुस्तानी है, सब हिंदुस्तानी मिलके, ऐसा थोड़ी है कि एक व्यक्ति एक विशेष समुदाय सबको वोट देते। सब लोग सबको वोट देते तभी तो सरकारें 15-15 साल तक रही है ना, तभी तो सरकारें उत्तर प्रदेश में भी रही है ना। ऐसा तो होता नहीं है कि हम देश के अंदर में ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगले पिछड़े सबको बांट दें और बांटने के बाद क्या मिलेगा? बांटने के बाद राष्ट्र नुकसान होगा ना। तो ये जो नैरेटिव करने की कोशिश की जाती है चौथे, हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ द्वारा, ये देश के लिए ठीक नहीं है। ये बार बार ये बात करना, हिंदू, अरे सनातन तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सबको अपनाने की बात करता है। बार बार हमने देखा कुछ दिनों से कुछ एंकरों को एक भूत सवार हो गया है, वो जैसे ही हमारी विपक्ष की पार्टी देखते हैं वैसे हिंदू की बात करने लग जाते हैं। अरे हिंदू तो हम भी है, हिंदू तो सभी है। इतनी सरकार जो सीटें आती है 40-42% वोट मिलता है, तो और वसुधैव कुटुंबकम के भाव को ही बढ़ाएगा, किसी को मिलता नहीं है। तो आप विकास की बात क्यों नहीं करते? सुनेंगे नहीं, डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते? अच्छा अनुराग भदौरिया, रोजगार की बात क्यों नहीं करते? महंगाई की बात क्यों नहीं करते? अभी अवधेश जी ने कुछ कहा, मैं फिर से कहूंगा कि वो सवाल आपसे करें। लेकिन अनुराग जी, ये नैरेटिव आपको तब नहीं समझ में आता है जब ये कहा जाता है कि देश का मुसलमान खतरे में है, माइनॉरिटीज अंडर अटैक है। जब मुसलमानों को बीजेपी के नाम से, प्रधानमंत्री मोदी के नाम से डराया जाता है, तब आपको ये नैरेटिव नहीं समझ में आता है? किसको डराया जाता है? आप डरा रहे हो। आप नहीं, मैं कहां डराता हूं? कोई डरा रहे हो? मैं कहां डराता हूं सर? ये बात किसने बोली है? कब बोली है? जरा बता दीजिए मुझे। कब बोली है? किसने बोली है? दसियों नेताओं ने बोली है। अरे किसने बोली है? दसियों नेताओं ने बोली है भाई। आप ही ने टेलीविजन पर 20 बार बोला है कि ये सरकार मुस्लिम विरोधी है, माइनॉरिटी विरोधी है, अटैक कराती है, भाजपा मुस्लिम। अरे कितनी बार तो हम ही लोगों के साथ डिबेट में आप ही ने बोला है, आपकी पार्टी तो बोलती ही रहती है। बात करने आए अवधेश जी, ये डिबेट नहीं है, मैं अपनी राय रख रहा हूँ, आप अपनी राय रखिएगा। नहीं, डिबेट कैसे नहीं? डिबेट तो है ही है, ये ठीक नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कहने दीजिए ना। मैंने कहा ये जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाती है, अच्छा, कि हिंदू और ये फलाना, अरे हम हिंदू नहीं है क्या? या और हिंदू नहीं है? 45%। अच्छा, डर लग रहा है क्या लोग वोट देते हैं? या उत्तर प्रदेश में सरकार? अनुराग जी, अच्छा सुनिए ना, तो हिंदुओं ने अगर यूनाइट होकर वोट दे दिया तो ये किसी के विरुद्ध कैसे हो गया? नहीं हो रही है। अरे यार, फिर आप बहस कर रहे हैं। बहस तो है, डिबेट है, तो बहस क्यों नहीं करेंगे? अरे यार, आप तो बोलते हैं भाई, आपसे बोल रहा हूँ अनुराग जी, सवाल कर रहे हो, सवाल का उत्तर तो दीजिए। आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर बंगाल के हिंदुओं ने इकट्ठा होकर वोट किया है तो ये गलत कैसे हो गया? इसमें मीडिया क्या करेगी? मीडिया ने देखा है तो मीडिया इसकी चर्चा कर रही है, मीडिया थोड़ा बना रही है। बात करो, आप बीच में क्यों टोक रहे हो? आप एक हिंदू के बीच में दूसरा हिंदू टोक रहा है, ये है नफरत की बात। मैं भी हिंदू, आप भी हिंदू, आप मुझे बोलने रोक रहे हो, इससे आप हिंदू के साथ नहीं हो, आप दूसरे हिंदू को रोक रहे हो। अब इसके कहते बाबा के पास दांत आपने निपोड़ दिए, अभी दांत खिसिया गए ना, अभी मानवाधिकार का हनन हो रहा है। अरे हाँ, आप मुझे बोलने दीजिए। हाँ चलिए, 1 मिनट और बोलिए, बहुत आनंद आ रहा है आज आपको सुनने में। सुनिए, ये जो नैरेटिव गढ़ा जाता है, बार बार कुछ लोग नैरेटिव गढ़ते हैं, हिंदू हिंदू, अरे हिंदू तो है ही भाई, हिंदू सब एक है और सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग है। इस देश के अंदर में विचारधारा होती है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया, जिस तरह से चुनाव के पहले एसआईआर करवाया,
जिस तरह से लोग 27 लाख लोगों के वोट कटे, सवाल उठता है कि आप अपनी ताकत का दुरुपयोग करके अगर सत्ता पे काबिज होना चाहते हो और फिर उसको धर्म की राजनीति का चोला पहनाना चाहते हो, तो आप झूठ बोल रहे हो। आपको हिंदुओं ने वोट, हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है, आपको वोट मिला कि नहीं मिला वो हमको तो अभी पता चलेगा कि आपने अच्छा, क्या नहीं किया। अब सुनिए अनुराग, ये एक सवाल और, फिर बहुत सारे मेहमान हैं, एक सवाल और आपसे। जब वक्फ संशोधन विधेयक भाजपा सरकार लेकर आई, तब आप लोगों ने ही क्या, और शायद आपने भी कई टेलीविजन डिबेट में कहा कि यह मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया गया, तो ये डराने की बात कहते हैं। सुनिए, हम तो ये भी कहते हैं दलितों के साथ अन्याय होता है, इसलिए हमने नहीं, अभी वक्फ वाले पर आई है सर, अभी दलितों की बात ही नहीं है। बात तो ये हुई थी कि एकजुट हिंदू ने बंगाल में बीजेपी को जिता दिया। आप कह रहे हैं कि कभी इस तरीके की बातें नहीं, और कभी आप लोगों ने मुसलमानों को डराने की कोशिश नहीं की है बीजेपी और मोदी के नाम। तो मैं कह रहा हूं ना, हम तो ये भी कहते हैं ना, आप दलितों पर अन्याय बढ़ाते हैं। नहीं, वक्फ बिल के मामले में आपने ये किया कि नहीं सर? आपने एक कम्युनिटी में ये मैसेज डालने की कोशिश की कि नहीं की कि ये पार्टी आप लोगों के खिलाफ है? रुकिए ना, हम तो ये भी कहते हैं ना, पीडीएफ क्यों बनाना पड़ा मुझे? नहीं, पहले आप ये बताइए। अभी अनुराग भदौरिया आप फंस गए, आप चिल्लाने लगे। अभी आप फंस गए। नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं सर, अभी आप फंस गए। तो सुनिए, और फंस इसलिए गए कि आपने कहा कि कभी हमने मुसलमानों को डराया नहीं बीजेपी और मोदी के नाम से। अरे सुनिए ना, मुझे बोलने दीजिए ना। हमने पीडीएफ क्यों बनाया? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उनको रिजर्वेशन में दिक्कत हुई कि नहीं हुई? अरे अभी के साथ कितना अन्याय हो रहा है, तो हम आवाज उठा रहे हैं ना उनको न्याय के लिए। तब तो आप क्यों नहीं, वो तो हिंदू नहीं है क्या? पिछड़े हिंदू नहीं है? दलित हिंदू नहीं है क्या? ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनको अन्याय होता है, इनका हक छीना जाता है, तो क्या ये हिंदू नहीं है? चलिए अनुराग जी आऊंगा, अब अवधेश सर बताइए, अनुराग भदौरिया फंसे कि नहीं? वक्फ बिल पर इन्होंने क्या कहा था? अनुराग भदौरिया कभी फंसते ही नहीं है, क्योंकि ये फंसे हुए रहते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और ममता बनर्जी ने वक्फ को लागू कर दिया। ममता बनर्जी ने भी कहा कि वक्फ मुस्लिम विरोधी है, इसको कभी लागू नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव के पहले उन्होंने चुपचाप इसको लागू कर दिया। देखिए, बंगाल के चुनाव परिणाम को हिंदुओं का मत मुसलमानों के विरुद्ध के रूप में देखना बिल्कुल गलत है। बंगाल के हिंदुओं का मत वहां की तृणमूल कांग्रेस और मैं आप सबको रोकता हूं, आप सबको रुक जाइए। अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी और सांसद। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। बहुत आप लोगों ने मेहनत की, आपके पीछे की तस्वीर बड़ी सुंदर है, मनमोहक तस्वीर है प्रकृति की, और बड़ी हरियाली दिख रही है, और उतनी ही हरियाली भरी मुस्कान आपके चेहरे पर भी है इस बड़ी जीत के बाद। क्योंकि बंगाल में ही सिलीगुड़ी में हूं, जहां भय हारा है भरोसा जीता है, भय हारा भरोसा जीता। और मैं तो कहूंगा सोनार बांग्ला बनाने का सूर्योदय हुआ है। ममता जी के माफिया राज से बंगाल की जनता को मुक्ति मिली है। अब डबल इंजन की सरकार में डबल ग्रोथ होगी। अगर आप देखेंगे, गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक कमल निशान, भगवा पहचान, ये दिख रहा है। बंगाल में हैट्रिक भारतीय, असम में हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी की, वहीं पे सेंचुरी सीटों की लगा रहे हैं। बंगाल में डबल सेंचुरी सीटों की लग सकती है, इतिहास हम रचने जा रहे हैं। वहीं पे पुडुचेरी में वापस सरकार बना रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि मोदी जी की लोकप्रियता, अमित शाह जी की रणनीति और नितिन नवीन जी की अध्यक्षता में हुए चुनाव, ये पहले चुनावों में उन्होंने 1, 2, 3 राज्यों में चुनाव जीतना और पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड बहुमत के साथ प्रचंड जीत जो हुई है, उसके लिए बंगाल की जनता का बहुत बहुत आभार। सोनार बंगला बनाने का सपना अब पूरा होगा, क्योंकि माफिया राज मुक्त बंगाल होगा। अनुराग जी, एक सवाल आपसे। वैसे सभी पूरी भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की, आपकी वो तस्वीरें याद आ रही हैं जब आप पश्चिम बंगाल कोलकाता में पहुंचे थे चुनाव प्रचार के दौरान। टीएमसी की ओर से खुद सीएम ममता ने यह कहा था कि बीजेपी अगर आ जाती है तो वो मछली नहीं खाने देगी, खानपान पर बातचीत हुई थी। आप खुद तब मछली खाते भी नजर आए थे। किस तरीके से ये पूरा चुनाव प्रचार गुजरा? देखिए, आज से 15 साल पहले ममता बनर्जी आई थी मां माटी मानुष का नारा लेके, और तीनों से ही दूर हो गई। बंगाल की मां बेटी असुरक्षित महसूस हो गई, वहां के युवा बेरोजगारी पाकर पलायन करने पे मजबूर हो गए, और एक तरह से बंगाल की जो हालत कर दी वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। 15 सालों के बाद एक भी उपलब्धि लेके जनता के बीच में नहीं जा पाई, तो कभी झालमुड़ी की बात, तो कभी माछ भात की बात करने लगी।
हमने बड़ा स्पष्ट कहा कि बंगाल की जनता, कोई बड़ा स्पष्ट कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकारें पहनने पर, खाने पर और बोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और ना ही आगे कोई होगा। लेकिन जब राज्य की मुख्यमंत्री झूठ बोलने पर आ जाए, भय फैलाने पे आ जाए, भ्रम फैलाने पे आ जाए, तो आप कल्पना कीजिए उस नैरेटिव को कैसे तोड़ना होगा। एक तो वो, दूसरा अभिषेक जी ने जो कहा और देश के गृह मंत्री को ललकार के कहा कि 4 मई के बाद बंगाल में आके दिखाओ, कलकत्ता में पांव रख के दिखाओ, तो कल्पना कीजिए वहां पे आम आदमी कितना सहमा रहता होगा, डरा रहता होगा, किस भय की स्थिति में जीता होगा। इसीलिए इस बार का चुनाव ममता वर्सेस जनता हो गया था। भय मुक्त बंगाल बनाने के लिए जनता ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ये प्रण कर लिया कि ये चुनाव जनता लड़ेगी और जीतेगी। चुनाव में रिकॉर्ड मतदान भी किया और चुनाव को प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की दिलाई भी। एक और बात हुई है अनुराग जी, और ये कि बार बार सीएम ममता की ओर से और टीएमसी के लोग कहते भी रहे हैं कि बाहर ही आकर बंगालियों को पीटेंगे, कि ये भी मैसेज कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई है इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, और खासतौर पर गुजरात का नाम लेकर भी। मैं इतना ही कहूंगा, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की घुसपैठ हुई, रोहिंग्या मुसलमानों को संरक्षण मिला, उस पे एक ही नारा है, तृणमूल का झंडा वहां 10 गुंडा, लेकिन अब चलेगा कानून का डंडा। ये पहले तृणमूल के झंडे के नीचे लाभ मिलता था, अब कानून का राज आएगा तो ऐसे गुंडों से मुक्ति मिलेगी। बंगाल में जो पैदा हुआ, बंगाल का जो रहने वाला है, सोनार बांग्ला का जो सपना पूरा कर सकता है, सिंडिकेट से जो मुक्ति दिला सकता है, बंगाल को उसकी अस्मिता वापस दिला सकता है, बंगाल को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का बंगाल, नेताजी सुभाष चंद्र का बंगाल, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का बंगाल और रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल बना सकता है, वही बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री। अनुराग जी हमारे साथ अमित जी हैं स्टूडियो में, बीजेपी कवर करते हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अनुराग जी एक सवाल है। अनुराग जी, ये जो पूरा चुनाव है उसको एक तरह से जो टीएमसी ने इस तरह से बना दिया कि ये जो चुनाव है जय श्री राम बनाम जय बंगाल है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? जो टीएमसी के नेता उन्होंने कहा कि यहाँ पे जय श्री राम की जरूरत नहीं है, जय बंगाल बोलने वाले ही चुनाव जीतेंगे, तो उसको किस तरह से देखते हैं अनुराग जी आप? बंगाल के लोगों ने बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है, बंगाल की पहचान काबा नहीं मां काली है, जिसका वचन ना जाए खाली। और वचन हमारा यही था कि हम बंगाल को भय मुक्त बनाएंगे और बंगाल की जनता भी यही चाहती थी। ममता जी ने जो भय पैदा करने का प्रयास किया वो 2 तरह के थे। एक, बहु बेटियों के दिलो दिमाग पे जब आरजी कर और संदेश खली जैसी घटनाएं हुई, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी एक महिला मुख्यमंत्री के शासनकाल में। जब टीएमसी के झंडे तले कट मनी कमीशन और सिंडिकेट का राज चला तो उद्योग और उद्यमी पलायन कर गए, 6,688 उद्योग बंद हो गए, 110 लिस्टेड कंपनियां पलायन कर गई, लाखों युवा यहां से पलायन कर गए। अब आप कल्पना कीजिए ऐसे भय भरे वातावरण में बंगाल कैसे आगे जाएगा। हमने इसी बंगाल में जहां नक्सलवाड़ी से नक्सलवाद की शुरुआत हुई, 126 जिलों तक नक्सलवाद फैला, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने नक्सलवाद मुक्त भारत किया है और गुंडाराज मुक्त बंगाल करने का संकल्प भी हमने ही लिया है और करके दिखाएंगे, सिंडिकेट मुक्त भी और गुंडाराज मुक्त भी। एक तो जो खाने पीने की बातचीत है, ये बार बार आप लोगों पर आरोप लगता रहा है, हालांकि इस बार जो आपने कहा और जो नतीजे आ रहे हैं अनुराग जी, वो इस बात को संकेत दे रहे हैं और साबित भी कर रहे हैं कि वो नैरेटिव आप लोगों ने ध्वस्त किया है कि बीजेपी जब आती है तो खाने पीने की चीजों पर भी पाबंदी लगाती है। ईवीएम बटनों पर टेप वाली भी तस्वीर सामने आई और ये कहा गया कि इस चुनाव में एक राफेल और सुखोई उतारना ही बाकी था, वो भी उतार देते। देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, अगर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस उतरी हैं तो बंगाल की जनता को विश्वास दिलाने के लिए कि टीएमसी के गुंडे अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, 60 दिनों तक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यहां पर रहेंगी, आप सुनिश्चित होकर वोट कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सीसीटीवी कैमरा हो या फिर अधिकारी कर्मचारी वो लगाकर और एसआईआर की जांच को पूरा करके फर्जी वोट को भी निकाला, सही वोट को वहां पे रखा, हर पार्टी को अवसर मिला
जिसका वोट बनना था उसका वोट बना, जिसका कटना था उसका कटा, और हर किसी को मतदान करने का पर्याप्त अवसर मिला। इसलिए रिकॉर्ड पोलिंग भी हुई, इसलिए रिकॉर्ड और प्रचंड जीत भी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। अब इसके पीछे दो उत्तर आते हैं। अगर केरल में कांग्रेस जीती, यूडीएफ जीता, तो क्या हुआ? तब ईवीएम ठीक है, तब इलेक्शन कमीशन ठीक है। लेकिन असम में हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी लगाए, पुडुचेरी में भाजपा की सरकार बन जाए, प्रचंड जीत हमें अगर बंगाल में मिल जाए, तो कहते हैं ईवीएम भी खराब है, इलेक्शन कमीशन भी बदनाम है। ये कैसे हो सकता है? चित भी मेरी, पट भी मेरी। एक और बात होती है अनुराग जी, बिहार चुनाव में भी हमने देखा था कि एसआईआर को बड़ा मुद्दा बनाया गया, और पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी बार बार ये कहते रही कि एसआईआर के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और वो नाराजगी नतीजों में देखने को मिलेगी। नतीजे आपके फेवर में, तो जाहिर सी बात है एसआईआर को लेकर तो लोगों में गुस्सा नहीं, लेकिन ये लग रहा है कि लड़ाई यहां थमेगी नहीं। इसे छिपा हुआ एनआरसी करार देकर विपक्ष आगे बढ़ रहा है। मैं इतना ही कहूंगा, हमारी प्रतिबद्धता इतनी है कि बंगाल की जनता ने जो प्रचंड बहुमत दिया है, हम बंगाल की जनता को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और विश्वास दिलाते हैं 45 दिन में 7वां वेतन आयोग लागू करेंगे, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, बंगाल को भ्रष्टाचार और गुंडाराज मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे, घुसपैठ मुक्त कराने का प्रयास करेंगे, और बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का भी प्रयास करेंगे। ये हमारा वायदा है। यूसीसी को लागू करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, और दुर्गा वाहिनी बनाने की जो हमने बात कही है वो भी करेंगे, और युवाओं के लिए जो 10 लाख रुपया उनको अपना रोजगार स्वरोजगार खड़ा करने के लिए वो भी देंगे। ये केवल वायदे नहीं, ये मोदी की गारंटी है जिसको हम पूरा करेंगे। और मोदी जी की गारंटी मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, बिहार, हर जगह पे, महाराष्ट्र में हमने जहां जो कहा वो करके दिखाया, लागू किया। इसलिए बंगाल की जनता ने विश्वास किया कि मोदी जी हैं तो ये होगा ही। एक अनुराग जी सवाल और बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि उसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए कि जब भी पश्चिम बंगाल के सियासत की बातचीत होती है या चुनावी इतिहास की बातचीत होती है, तो हम ये चर्चा जरूर करते हैं कि वो रक्त रंजित इतिहास रहा है। चाहे पहले लेफ्ट की बातचीत रही हो, फिर उसके बाद टीएमसी के शासनकाल में भी लगातार बवाल देखने को मिले, मुर्शिदाबाद, या हाल फिलहाल के जितने विवाद पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा की बातचीत करूं। क्या आप आज ये भरोसा देंगे कि अब आप लोगों के शासनकाल में बंगाल का ये चुनावी इतिहास सुधरेगा, क्योंकि टीएमसी के लोग अब कहने लगे हैं कि कहीं बदला न लिया जाए? देखिए, बिहार में जब से एनडीए की सरकार आई तब से आपने वो भी बदलाव देखा। जहां जहां हमारी सरकार आई वहां सुशासन देने का हमने काम किया। बीजेपी का दूसरा नाम विकास और सुशासन है। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं देश भर की जनता को कहना चाहता हूं, बंगाल को भी हम गुंडाराज मुक्त, सिंडिकेट मुक्त करेंगे, और वहां पर भी सुशासन के नए आयाम स्थापित करेंगे। लोकतंत्र में बुलेट का कोई स्थान नहीं, बैलेट का है। खून नहीं बहाया जा सकता, यहां पर विकास की गंगा बहाने का काम है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग ठाकुर जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और ये समय निकालने के लिए। जो पीछे की तस्वीरें हैं वो वाकई, एक बार फिर कहता हूं, बड़ी मनमोहक तस्वीर है आपके पीछे का जो टी गार्डन का। लेकिन एक बड़ी खबर है, कोलाधुर सीट से चुनाव हार गए हैं स्टालिन। खुद मुख्यमंत्री अपना चुनाव हारे हैं, और करीब 8000 से ज्यादा वोट से जो जानकारी मिल रही है। इतनी बड़ी खबर है, आपने ऐसा कहा कि जैसे कोई सामान। अरे नहीं, मैं इसलिए बोल दिया अवधेश जी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे वाक्य खत्म करने से पहले आप बीच में आएंगे और इस पर मैं सीधे आपकी टिप्पणी लूंगा। ये बहुत बड़ी खबर है, और आप बोलिए, फिर मैं आगे आता हूं। देखिए, तमिलनाडु में एमके स्टालिन का चुनाव हारना, ये किस बात का प्रतीक है? जो विजय का जो उत्थान है, एक पक्षीय उत्थान हो और हार, दोनों को मिला के देखिए। द्रमुक ने सत्ता में आने के बाद पहली बार जो है राष्ट्रगान के साथ तमिल गान शुरू कराया विधानसभा में। इसके पहले वहां कभी नहीं हुआ था। साथ ही साथ सनातन के विरुद्ध जो है सनातन के नाश का बयान चला है। इसके बाद ये बताया कि ये तमिल और हिंदी के भाव को फिर से पैदा करने की कोशिश की। और जो द्रविड़ का नास्तिकवाद है कि रामचंद्र जी का हमको डेट ऑफ बर्थ दिखाओ, सर्टिफिकेट की, कहां पैदा लिए, कैसे पैदा लिए। और तमिल का तमिल का राष्ट्रवाद था, उसको एक क्षत्रियवाद को बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो विजय का जो उत्थान है, इसका मतलब मैं जल्दी से एक टिप्पणी लोगों के अंदर इस अतिवाद का
विरोध था तमिलियन होते हुए भी। Yes. और उनकी पराजय उस अतिवाद की नहीं, ये वही सीएम स्टालिन है जिस सवाल से मैंने शुरुआत की, और अनुराग जी मैं आऊंगा, और जिस सवाल से मैंने शुरुआत की अजय वर्मा, वो सवाल फिर आकर खड़ा हुआ है कि स्टालिन नहीं कहा था और सनातन की तुलना बीमारी से कर दी थी, तो करिए बीमारी से तुलना, फिर तो वही होगा कि एकजुट हिंदू जवाब देगा।